गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने सुबह आपसे कहा था, है ना, सुबह की क्लास में मैंने कहा था, सुबह वाले वीडियो में ये लोग भी लाइव थे सुबह मॉर्निंग में, आपको मैंने कहा था कि शाम को जो है आपके लिए कुछ अच्छा स्पेशल लाया जाएगा करके। तो समझ में तो आ गया होगा थंबनेल देख के कि आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग भारत का भूगोल जो है कोशिश करेंगे। पर्वत, पठार, नदी, मैदान, दर्रे, चैनल, स्ट्रेट, सारी चीजों को लगभग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, है ना। तो शुरू करें। चलिए, सब लाइव आ गए हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको? तो पहला प्रश्न आपको बोल रहा है, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर बताइए। तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कई लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, पता सबको होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, हम आंसर को कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में टिक करने का। बस कारण यही है, अगर आप इस प्रश्न के उत्तर को जल्दबाजी में टिक करने की कोशिश करोगे ना, तो गलत होगा ही। ठीक है, तो ये गलत आपसे होना ही है, समझ लीजिए। तो ये भारत का हिस्सा समझ लीजिए। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। देखो, इस प्रश्न का जो उत्तर है, जिन लोग भी बी और सी बोल रहे हैं, आप लोगों का उत्तर जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखना, आप पहले तट को समझना। ठीक है, तट को समझने के लिए दो चार राज्य आपको पता होने चाहिए कि बनाया कैसे जाता है। ठीक है, देखो, जैसे आपको मैंने बनाना सिखाया है, क्या सिखाया है? ये है केरल राज्य, ये केरल, ये तमिलनाडु आजू बाजू में है। केरल तमिलनाडु आजू बाजू में है, बिल्कुल। तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये हो गया गोवा, और गोवा से ही ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक से ये हो गया आंध्र प्रदेश, सीढ़ी जैसा, और ये हो गया आपका उड़ीसा। तो ये हो गया कर्नाटक, के लिख देता हूं कर्नाटक में, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ये है उड़ीसा। ठीक है, और आप जान रहे हो उड़ीसा से लगा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ भी है, तो छत्तीसगढ़ ही बना लेते हैं, और ये जो हिस्सा बचेगा यही है तेलंगाना। ठीक, तो इस तरफ यहाँ पर गुजरात, और गुजरात से फिर यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच दोगे तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इतने राज्य आपको, क्योंकि अब भारत का भूगोल आप पढ़ रहे हैं, तो कौन से राज्य की स्थिति कहाँ है और कौन सा राज्य किसको टच करता है किसको नहीं करता, ये पता तो होना ही चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से देखो, बड़े ही आसानी से मैंने आपको बनाकर दिखाया है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, केरल बनाएंगे आप, केरल के बाद तमिलनाडु बनाएंगे। तो केरल, तमिलनाडु, ये रहा छोटा सा राज्य जो है वो गोवा है, क्योंकि गोवा के ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक है। तो पहले आपको कर्नाटक बनाना है, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ ही आपको उड़ीसा बना देना, और उड़ीसा से लगा हुआ राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बनाओगे तो तेलंगाना भी बन जाएगा आपका। फिर आप एक गुजरात बनाइएगा। ठीक है, गुजरात से फिर एक लाइन खींचेंगे तो महाराष्ट्र बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये नीचे के जो राज्य है ना, ये सब बन जाएंगे। ठीक है, और यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अगर आपसे क्लियर है तो ऊपर के एक तरफ, एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ, ऐसा करके 3 पार्ट में हम भारत के भूगोल को, जो राज्यों की स्थिति है वो बनाते हैं। अब राज्यों की स्थिति समझना क्यों है आप समझिएगा। आप यहां पर देखिएगा, गुजरात जो है, गुजरात का ये जो समुद्री तट है, गुजरात का ये जो समुद्री तट है, ये काठियावाड़ तट कहलाता है। क्या कहलाता है? काठियावाड़ प्रायद्वीप होने के कारण इसको काठियावाड़ तट कहा जाता है। ठीक है, और वैसे ही महाराष्ट्र और गोवा जो है, महाराष्ट्र और गोवा जो है, इसके तटीय भागों में जो भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं वो कोंकणी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से इस तट को, महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण। ये वाला कौन सा तट है? काठियावाड़ तट है। ठीक है, और उसके बाद गोवा से ही कर्नाटक तक के तट को, यहां से यहां तक के तट को कर्नाटक मतलब कन्नड़ तट कहा जाएगा इसी को।
है ना, कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं। या इसी में कोलार माइंस है, तो कोलार ना बोलकर कोनार तट कहा जाता है। कोलार ना बोलकर क्या कहा जाता है? कोनार तट कहा जाता है। अभी चालू हुई है जी क्लास, अभी तो बस बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। केरल, देखिए केरल वाले जो है कौन सी भाषा बोलते हैं, फटाफट टाइप करेंगे, केरल वाले कौन सी भाषा बोलते हैं? तो तमिलनाडु का तट मैं बताता हूं आपको, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और वैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉयल तट, रॉयल तट या फिर उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार, ये याद रखेंगे, रॉयल या उत्तरी सरकार लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, आगे आंसर, बहुत बढ़िया। आपको पता है जैसे केरल के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, उसी से आपको याद रखना है कि यहाँ के तट को मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, अब आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट? तो वेस्ट कोस्ट, इसमें से पश्चिमी तट कौन सा और पूर्वी तट कौन सा है? सबसे बड़ा समस्या तो यही है पहले, है ना। तो सबसे बड़ा समस्या जो है वो ये है कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो ऐसे बनाओगे ना, ऐसे, ये जानते हो ना ये बनाना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये वेस्ट इस तरफ आया तो इसको पश्चिमी तट कहा जाएगा, याद रखेंगे, इस तट को पश्चिमी तट कहा जाएगा, और ये पूर्व इधर जाएगा तो ये पूर्वी तट कहलाएगा। अब पूछा था कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, ये जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट जो है, इस पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में ये कोंकण तट है, उसके ऊपर भी काठियावाड़ है लेकिन ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, काठियावाड़ के नीचे क्या है? कोंकण, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा? कोंकण तट। लेकिन इसके साथ साथ आपको बाकी भी याद रखना है, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है, लेकिन कन्नड़ के साथ कोनार तट भी कहा जाता है। ठीक है, केरल के लोग मलयालम, मालाबार, है ना, मलयालम भाषा बोलते हैं, उससे मालाबार तट। तमिलनाडु कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास भी थोड़ा सा तट है ना। तो पश्चिम बंगाल के पास जो तट है उसको दीघा तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? दीघा तट कहा जाता है। ठीक, तो एक बार में आपको ये तटीय रेखाएं क्लियर हो जाएंगी। समुद्री जो भारत का जो दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है, इसमें जो समुद्री तट है उसके अलग अलग नाम है और उसके लिए अलग अलग ट्रिक भी है। महाराष्ट्र वाला कैसे याद रहेगा? महाराष्ट्र गोवा, तो ये तटीय भागों में कोंकणी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और कोंकणी भाषा जो है 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक है। ठीक है, तो इधर कोंकणी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए इस तट को कोंकण तट कहा जाता है। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताओ, एकदम क्लियर है मामला? तो फिर आगे बढ़ेंगे सीधा। क्लियर है मामला? कहीं पर कोई डाउट? देखो साथ में आपको नोट करना पड़ेगा ना, नोट करते चलना पड़ेगा, वो अपग्रेड करते रहते हैं बीच बीच में, कभी कभी मन करता है तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कुछ कुछ कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इंडिया जीएस का सीरीज लाने के लिए। अब पता नहीं जी आपका ये धन्यवाद काम आएगा भी कि नहीं, अभी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो थोड़े ना ये आगे बढ़ पाएगा। अब बढ़िया व्यू लाइक ऐसा मिलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वापस एक ये WPS एक बार बताइए सर, ऐसा लिखा, मैं समझ रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है भाई, कितना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वापस एक बार बताइए, बहुत बदमाश है लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य, है ना, पाक जल डमरू मध्य, ये पाक वाला पाकिस्तान मत समझ लेना, ठीक है, ये पाक जो है PALK है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, जल डमरू मध्य मतलब स्ट्रेट कहा जाता है इसको, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्ट्रेट कहा जाता है। तो ऐसे दो कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रेट होता है और एक चैनल होता है। अब स्ट्रेट और चैनल को किस तरह से समझ सकते हो? ये उसी तरह से आप समझ सकते हो जैसा कि आप जो है अपने घर से बाहर जैसे निकलते हो तो नाली दिखता होगा, और आगे जाने पर कहीं पर नाला दिखता होगा। तो पानी जाने का जो सकरा रास्ता होता है उसको स्ट्रेट कहा जाता है, और जो चौड़ा रास्ता होता है उसको चैनल कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा गया है पाक जल डमरू मध्य, मतलब समझ रहे हो, पाक स्ट्रेट मतलब आने जाने का, मतलब दो जमीनी हिस्सा है उसके बीच से जाने आने के लिए
पानी का सकरा रास्ता है। अरे बाप रे, आगे समझ में? श्रीलंका, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या है? श्रीलंका। तो यहीं पर बना लेते हैं श्रीलंका को, ठीक है, यहीं पर बना लेते हैं श्रीलंका को। चलिए श्रीलंका को बनाते हैं। देखो यहां पर आप बनाओगे ऐसे श्रीलंका, ठीक है, और यहां पर बिल्कुल सकरा रास्ता है, ठीक है, यहां पर बिल्कुल सकरा रास्ता है इस पार से उस पार होने के लिए, ठीक। यहां वाले को मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है, इस एरिया को क्या कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी। ये वाला एरिया जो है ना, ये मन्नार की खाड़ी कहलाता है। और यहां से जाने का ये जो रास्ता है ना इस पार से उस पार, इसी को पाक स्ट्रेट कहा जाता है, पाक जल डमरू मध्य। तो दो चीजें हैं, अगर यही रास्ता चौड़ा होता ना, चौड़ा, यही रास्ता अगर चौड़ा होता तो इसको चैनल बोलते हैं। जैसे जब आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ोगे, ठीक है, लक्षद्वीप पढ़ोगे, सुने हो ना अंडमान निकोबार, तो वहां पर 8 डिग्री चैनल लिखा होगा, 9 डिग्री चैनल लिखा होगा, 10 डिग्री चैनल लिखा होगा। तो चैनल मतलब क्या दिमाग में रखना है? चौड़ा रास्ता, मतलब बड़े बड़े जहाज पार होंगे, और सकरा रास्ता मतलब छोटे छोटे जहाज पार होंगे, ठीक है। अब देखो समुद्र है भाई, इस पार भी, इस पार बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, समुद्र है ना। तो अब दो समुद्र को जोड़ भी रहे हैं, है ना, तो बीच से जाने का कुछ ना कुछ रास्ता होगा। तो सकरा रास्ता है तो स्ट्रेट, और चौड़ा रास्ता है तो चैनल। अभी क्या है, सकरा रास्ता है तो बड़े जहाज नहीं जा पाते, इधर उधर टकरा गए तो, और नीचे क्या है, बड़ा पत्थर मिल गया तो भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये दिक्कत होता है, इसीलिए जो है स्ट्रेट से जो है बड़े बड़े जहाजों को पार नहीं कराया जाता। और ये वाला एरिया तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कोरल रीफ है, ठीक है, तो कोरल रीफ को नुकसान होता है यहाँ से जहाज गुजरने से, ठीक है। कल इसका वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा नहीं। राम सेतु, हाँ ये राम सेतु है ना जी, राम सेतु है, लेकिन पूरा थोड़े ना है, बीच बीच में गायब हो गया, वहां से गुजार लेते हैं, ठीक है। राम सेतु, आदम ब्रिज, आदम का ब्रिज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन में। तो याद रखेंगे ये पाक जल डमरू मध्य जो है मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये मन्नार की खाड़ी है, नीचे वाले एरिया को क्या कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी। खाड़ी उस जगह को कहा जाता है जो पानी पानी तीन तरफ के जमीन से घिरा हो, ठीक है, जो पानी तीन तरफ के जमीन से घिरा हो उसको क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। ऐसा वाटर बॉडी जो तीन तरफ के लैंड से घिरा हुआ रहता है उसको खाड़ी कहा जाता है। जैसे आपने सुना है बंगाल की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बहुत सारी खाड़ी है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ या बे बोलता है, बे बोला जाता है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, ये सब कहा जाता है। आइलैंड नहीं बोलते हैं जी आइलैंड द्वीप को कहा जाता है, द्वीप को। तो ऐसा जमीन जो चारों तरफ के पानी से घिरा हो उसको आइलैंड कहा जाता है। छोटा जमीन है ना, ऐसा छोटा भूखंड जो चारों तरफ के पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मामला समझ में आ गया, खाड़ी वाला मामला समझ में आ गया, द्वीप वाला मामला समझ में आ गया। कुछ कुछ बताता हूं आपको, देखो अभी क्लियर हो गया? खाड़ी, खाड़ी क्लियर है? नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे बढ़े। काहे ऊपर जाएगा जी? ये देखो, आप यहां से देखो, क्या पहली बार पढ़ रहे हो ना? ये देखो, ये वाला एक, ये बांग्लादेश है ना, इधर आगे म्यांमार हो जाता है। इस एरिया को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। क्यों कहा जाता है? अब खाड़ी का मतलब ये मत सोचना कि एक खाली जगह है, पानी से भरा हुआ जगह है। लेकिन जब कोई एक दो तीन ऐसे करके तीन तरफ से पानी से घिरा हो, कोई सॉरी जमीन से घिरा हो, तीन तरफ के जमीन से घिरा हो कोई पानी, ये क्या है भाई? पानी है, तो उसको खाड़ी कहा जाता है। याद रखना, जब भी कोई वाटर बॉडी, कोई भी पानी वाला जो क्षेत्र है वो तीन तरफ के जमीन से घिरा हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको खाड़ी कहा जाता है, क्योंकि इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, ठीक है। तो इस तरफ से, इस हिसाब से ये वाला एरिया क्या कहला जाता है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है।
हाँ अब बताओ क्लियर हुआ। खाड़ी और भी दिखाता जी, है ना, लेकिन क्या है फिर बहुत लंबा हो जाएगा खाड़ी के ऊपर। ठीक है, अभी इतने में समझ लो खाड़ी क्या होता है। ठीक, इसलिए इसको बंगाल खाड़ी कहा जाता है। 1 2 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है ना। हाँ, वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को की जरूरत पड़ेगी तो इसको अच्छे से बना लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, क्योंकि अभी अंडमान निकोबार क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो इसको बना ही लेते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा पास में आएगा ना जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उतना दूर नहीं है जी। ये देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 2 और 3, तीन तरफ के खाड़ी से घिरा है, तीन तरफ के जमीन से घिरा हुआ है, इसको कहा जाएगा आपको खाड़ी, इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और यहीं पर क्या है श्रीलंका, तो एक राम सेतु 2 और तीसरा श्रीलंका, यहाँ पे भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। तो एकदम क्लियर याद रखना है आपको कि अगर कोई वाटर बॉडी तीन तरफ के जमीन से घिरा हो तो उसको खाड़ी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, और अगर कोई जमीन तीन तरफ के पानी से घिरा हो, ठीक है, क्योंकि उल्टा भी तो हो सकता है ना, जैसे पानी जो है वो तीन तरफ के जमीन से घिरा तो उसको खाड़ी बोल रहे हैं। तो कोई जमीन तीन तरफ से क्या से घिरा हो, पानी से घिरा हो, तो ऐसा जमीन भी यही है। देखो यह है अरब सागर, ये क्या है इस तरफ है भाई अरब सागर, पता है कि नहीं। अब ये मत बोल देना यार ये इस तरफ अरब सागर है पता नहीं, और नीचे आपका क्या है भारत के, बताओ जल्दी बताओ। इस तरफ बंगाल खाड़ी, इस तरफ अरब सागर, तो इस तरफ क्या है, हिंद महासागर, पता है ना। तो इस हिसाब से भारत का ये वाला जो हिस्सा है वो तीन तरफ के पानी से घिरा हुआ है। तो जब भी कोई लैंड बॉडी जो रहेगा, ठीक है, कोई भी जमीनी हिस्सा अगर तीन तरफ के पानी से घिरा हो तो इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप। तो दोनों चीजें देखो, अगर खाड़ी आप समझ रहे हो ना तो खाड़ी के साथ प्रायद्वीप आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि खाड़ी आप पढ़ लोगे लेकिन प्रायद्वीप फिर अलग से थोड़ी ना पढ़ोगे। तो यही पर एग्जाम्पल है हमारे पास, तो बढ़िया एग्जाम्पल है, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा भारतीय प्रायद्वीप। तो हमारे देश में मतलब भारतीय लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, जिनके देश में खाड़ी या प्रायद्वीप नहीं है ना उनको समझने में दिक्कत होगा भले ही। ठीक है, हमको बढ़िया समझ में आ जाता है क्योंकि हमारा दक्षिणी हिस्सा जो है तीन तरफ के किससे घिरा हुआ है, जब पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। बोला नहीं जाता ये भारतीय प्रायद्वीप है। और ये बंगाल की खाड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि तीन तरफ के जमीन से घिरा हुआ है वो। क्यों भाई, बुद्धि खुल गया क्या, ज्ञान का बुद्धि जो है खुल गया होगा, खुला कि नहीं, वो बल्ब जला कि नहीं भाई दिमाग में, बताओ अब। जिन लोग बोल रहे थे ऊपर से जा रहा है उन लोग बताओ भाई, बाकी तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हुए हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ पढ़ा पढ़ा के मेरे को लगा थोड़ा सा इंडियन जियोग्राफी जो है एक समय पे जो है, वैसे इंडियन जियोग्राफी का स्टेट वाइज मैपिंग में कराता हूँ, अब क्लास में कब चालू करूंगा पता नहीं, छत्तीसगढ़ के मैपिंग के बाद कराऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन चालू करते हैं कम से कम, है ना। क्या बोलते हो, मजा आ गया। ठीक है, तो खाड़ी प्रायद्वीप मतलब समझ में आ गया। एक तरफ आप देख रहे हो क्या, खाड़ी प्रायद्वीप, है ना। एक चीज और होता है, जैसे आपने खाड़ी याद रखा, ठीक है, वैसे ही आपने प्रायद्वीप याद रखा। ठीक है, खाड़ी मतलब तीन तरफ के जमीन से घिरा होगा कोई पानी, प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ के पानी से घिरा होगा कोई जमीन, उल्टा है जस्ट। वैसे ही होता है सागर और द्वीप। जब कोई जमीन चारों तरफ के पानी से घिर गया हो इसको आइलैंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। और जब कोई पानी है ना, बड़ा वाला पानी, अब तालाब मत समझ लेना यार, ठीक है, ये चारों तरफ के किससे घिरा हो, जमीन से घिरा हो, मतलब ये किससे, चारों तरफ से किससे घिरा हो, जमीन से घिरा हो, तो इसको कहा जाता है सागर। जैसे हमारे देश में तो उतना नहीं है ना, या नहीं छह समझ लीजिएगा, लेकिन आप कैस्पियन सागर देखे होंगे, काला सागर सुने होंगे, भूमध्य सागर सुने होंगे, तो ये सब सागर कहलाते हैं क्योंकि वो चारों तरफ के जमीन से घिरे हुए। और कोई भूखंड
अगर चारों तरफ के पानी से घिरा हो तो उसको द्वीप कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ठीक है, क्लियर। तो इसी द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड कहा जाता है, इसी को आइलैंड कहा जाता है, इसी को आइलैंड कहा जाता है। ये प्रायद्वीप को पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा होगा आपको। खाड़ी को बे और गल्फ कहा जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये सब। और इसको द्वीप को आइलैंड कहा जाता है, प्रायद्वीप को पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक। चलो अगले प्रश्न की ओर चले। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? मजा आ जाएगा, अभी बनाएंगे हम सियाचिन ग्लेशियर को, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? ये देख के समझ तो आ गया वो कौन सा हिस्सा है, भारत का कौन सा हिस्सा है भाई? जम्मू कश्मीर। और ये क्या है? लद्दाख, ठीक है, ये क्या है? लद्दाख। और डायग्राम कैसा बना है भाई, बताओ? बना है जोरदार। ठीक, सबके आंसर, स्वागत है सबके आंसर का, पर आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा कि गुरुजी कौन सा आंसर बता रहे हैं। कई लोग भारत और चीन बोल रहे हैं और कई लोग भारत और पाकिस्तान बोल रहे हैं, ठीक है। अब कई लोग अभी से डर लगा हुआ है, सर आप पूरा कंप्लीट कराएंगे कि नहीं, ठीक है। डर के आगे जीत, ठीक है। वीडियो को जो है ना, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो क्यों नहीं कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ आ जाएंगे। भारत और चीन गलत, ठीक है। आंसर है भारत और पाकिस्तान। सुने नहीं, वो सियाचिन को कब्जे में कर लिया था पाकिस्तान ने, फिर भारत ने फिर छुड़ा लिया, ठीक है। तो ऐसा जो है यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है, क्या याद रखना है आपको? काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पर्वत श्रेणी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। और इसी पर्वत के पास जो है कौन सा ग्लेशियर है? यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं ऐसे, इसी में ये वाला जो ग्लेशियर है ना, इसी को सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है 76 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 76 किलोमीटर लंबा है। अब ध्यान से सुनना जो भी बताऊंगा मैं, बताए, ठीक है। पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, ठीक है, याद रखना। पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा होता है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, होता है 76 किलोमीटर तक देखोगे जाओगे ना, बस बर्फ और बर्फ है बस, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ग्लेशियर, क्योंकि बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्लेशियर, ठीक है। और सियाचिन जो कि भारत में है, ठीक है, याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, बर्फ का पहाड़, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन किसी को अगर ये पता है, मेरे स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, आपको मैंने भारत के भूगोल में बिल्कुल जम्मू कश्मीर का जब मैंने मैपिंग कराया था तो आपको बताया था कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। अभी दूसरा पता चल गया ना, दूसरा है सियाचिन और तीसरे नंबर पर है बियाफो, हालांकि ये इधर है पीओके में, बियाफो पाकिस्तान, बियाफो पाकिस्तान, ठीक है। अब पीओके उन्हीं का है समझ लो, अभी तो फिलहाल वो इधर आ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी बस ये याद रखना है। तो पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन है और तीसरा बड़ा ग्लेशियर जो है बियाफो है, लेकिन पहला कौन सा है और किस देश में है वो बताना है आपको। पहला कौन सा है और किस देश में है, ठीक है बंधु लोग, बता दो यार, मजा आ जाएगा।
किसी को याद हो? हे बंधु नेपाल में माउंट एवरेस्ट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर ग्लेशियर की बात चल रही है। कोटोपैक्सी कहाँ कहाँ पहुंच रहे हो भाई? पहाड़ी थोड़े ना पूछ रहा हूं मैं आपको ग्लेशियर पूछ रहा हूं, बर्फ के पहाड़ों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, देखो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो फेडचेनको है। बियाफो 60 किलोमीटर लंबा है। कितना? 60 किलोमीटर, ये 76 किलोमीटर। पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो फेडचेनको है। ठीक है, फेडचेनको, ये ताजिकिस्तान में है। कहाँ है? ताजिकिस्तान में, ये याद रखेंगे। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो फेडचेनको है, जो कि ताजिकिस्तान में है। इसके अलावा आपको एक और याद रखना होगा, ये पोलर नॉन पोलर एरियाज में है। अगर नॉन पोलर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नॉन पोलर एरियाज से ही आएगा आपको, है ना। अगर पोलर एरियाज की बात करें तो आप जानते हो, क्या जानते हो आप, कि हमारे पृथ्वी में, ठीक है, हमारे पृथ्वी में, ठीक है, हमारे पृथ्वी में ये वाले जो ऊपर जो है ये तो पानी है, और नीचे जो है ये बर्फ है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो पूरा क्या है? बर्फीला है। ये पोलर एरिया बोलेंगे इसको। ठीक है, पोलर एरियाज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है लैम्बर्ट है। लैम्बर्ट, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लैम्बर्ट। लेकिन अगर ये देखा जाए अंटार्कटिका महाद्वीप तो पूरा ही बर्फीला है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नॉन पोलर के हिसाब से आएगा। और नॉन पोलर के हिसाब से जब आएगा क्वेश्चन, तब आपका सबसे बड़ा होगा फेडचेनको। देखो लैम्बर्ट जो है फेडचेनको से भी बड़ा है, ये याद रखना है। लैम्बर्ट जो है वो फेडचेनको से भी बड़ा है। लेकिन आपको ये वाला सीरीज याद रखना है, 1 2 3 वाला। अगर पूछ लेंगे तो अलग बात है, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो बात अलग है। लेकिन 3 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेनको ताजिकिस्तान, दूसरे नंबर पर सियाचिन भारत, और तीसरे नंबर पर बियाफो पाकिस्तान। और अगर पोलर एरियाज के हिसाब से पूछा जाए या एग्जाम में आपको लैम्बर्ट लिखा होगा तो आंसर आपको लैम्बर्ट लेना होगा। ठीक है, आंसर आपको लैम्बर्ट लेना होगा। मामला समझ में आ गया ना? क्योंकि क्यों मैंने फेडचेनको और उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला और इसको सबसे बड़ा इसलिए बोला क्योंकि अंटार्कटिका से शायद ही मतलब क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब पोलर एरिया से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, क्योंकि निर्जन महाद्वीप है, कोई रहता तो है नहीं। ठीक है, बस वहां पर वो सब होते रहते हैं, क्या, रिसर्च। ठीक, तो जो आ सकता है वो याद रखिएगा। पहली बार पढ़े हो तो पहली बार ही सुनेगे, पहली बार पढ़े हो ना, पहली बार सुनोगे तो याद रखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है ना। पाकिस्तान ने एक बार अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक, ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। कौन सा? सियाचिन और ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, है ना। लेकिन ये अभी कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर अभी भारत में है। सियाचिन ग्लेशियर अभी कहाँ है? भारत में। 76 किलोमीटर लंबा है। बियाफो जो है वो 60 किलोमीटर। बहुत सारे ग्लेशियर है यहाँ पे, सियाचिन, ससाइनी, बियाफो, बाल्टोरो, बातूरा, चोंगोलुंगबा, ऐसे करके बहुत सारा ग्लेशियर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही बताया हूँ, क्योंकि वो सीरीज में ताजिकिस्तान, फेडचेनको सबसे बड़ा, उसके बाद सियाचिन और उसके बाद बियाफो। 3 ही याद करने बोला हूँ भाई, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही याद रखना है। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा एप्लीकेशन में। कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन में मिलेगा। और वीडियो को अगर 1000 लाइक मिलेगा ना तो फ्री में देंगे। जिस भी वीडियो को 1000 लाइक मिलेगा उस वीडियो का पीडीएफ, हमारी टीम बैठी हुई है और उसको सख्त आदेश है टीम को बिल्कुल कि कोई भी वीडियो अगर 1000 लाइक जाता है तो उसका पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा, मतलब तुरंत एप्लीकेशन में डालना है। ठीक है, इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर को लेकर एक पॉइंट और आप याद रखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि क्षेत्र है। 3 नाम याद करने में जान छूट जा रहा है आपको, है ना। बस 3 नाम याद करने में आपको जान छूट जा रहा है, बताओ
अरे भारत के भूगोल में सोचो ग्लेशियर कितना है, ससाइनी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, बातुरा, चोंगोलुंगमा, खोर्दोजिन, ऐसे करके पूरा सीरीज याद करना पड़ेगा आपको ग्लेशियर का। 2-3 याद रखोगे अभी, तब तो क्लास में मिलेंगे तो याद करोगे जी, है ना, तब तो याद करोगे। तो आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपको, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का नया नाम बताइए। तो व्हीलर द्वीप कहाँ है भाई, तो व्हीलर द्वीप जो है वो यहां है, उड़ीसा के तट पर जो द्वीप है एक, इसी को व्हीलर द्वीप कहा जाता है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है बताइए। उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट पर जो द्वीप है उसको व्हीलर द्वीप कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इस व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है। हिंदी का कल लेंगे पक्का, हिंदी मैंने सोचा ही है, कल मैं हिंदी का क्लास लूंगा करके, ठीक है, बिल्कुल लेंगे, चिंता मत करो, वो मैंने पहले से प्लानिंग करके रखा है कि कल हिंदी लूंगा, ठीक है। और आज इसमें भूगोल में आप जितना चले जाओ, आपके ऊपर है, जितना जल्दी आंसर दोगे उतना आगे बढ़ेंगे। व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप, क्योंकि मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। और इसी कारण जो है, और व्हीलर द्वीप से जो है मिसाइल टेस्टिंग रेंज है ये, है ना, भारत में मिसाइल टेस्ट कहां होते हैं, व्हीलर द्वीप पे, इसलिए इसका नाम रख बदल कर क्या कर दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो यहां पर आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बताइए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बताइए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। ये देखो भाई, ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, आपके सामने दिख रहा है, ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। इस बीच को मरीना बीच कहा जाता है, और ये मरीना बीच जो है वो कहाँ है, तो ये मरीना बीच जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है। मरीना बीच याद रखेंगे, मरीना तट दिख रहा है, मरीना बीच, ठीक है, मरीना बीच, ठीक, इसको याद रखिएगा, मरीना बीच को। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये आपका व्हीलर द्वीप है, जो आप बोल रहे हैं ना, ये आपका व्हीलर द्वीप है, ठीक है, ये उड़ीसा के तट पर है व्हीलर द्वीप, मिसाइल टेस्टिंग रेंज। देखो यहां पर इनका फोटो भी लगाया गया है, शायद मूर्ति भी बनाया गया है, ठीक है, उड़ीसा के समुद्र तट पर है व्हीलर द्वीप, दिख रहा है ना आपको, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। चलो बस 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 काफी है इतना, आगे बढ़े। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, है ना, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां स्थित है, ठीक है, बताइए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, लक्षद्वीप में है कि मिनिकॉय में है, बताइए।
चलिए देखें आंसर। नहीं, एपेक्स बैंक का एग्जाम का डेट जान तो रहे क्या हो गया था, ठीक है, वैसे भी वो होना ही नहीं था अभी, ठीक है। तो एपेक्स बैंक का डेट जो है, नया वाला डेट आएगा, तब तक आपके लिए आपको क्या करना है, उसकी तैयारी करते रहनी है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपको बनाना पड़ेगा। तो तैयार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाने के लिए कि पहले मैं आप लोगों का आंसर देख लूं? अगर आप लोग ज्यादा लोग आंसर दे रहे होंगे तो फिर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बैरन द्वीप आंसर आ रहा है क्या? माउंट सार्लोंग का, चलो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अंडमान द्वीप समूह में है तो, है ना। हाँ, इलेक्शन के बाद होगा, आप समझ लीजिए, सहकारिता वाला जो एग्जाम है ना आपका एपेक्स बैंक वाला, वो उसी के बाद ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह ये याद रखेंगे। चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। खैबर दर्रा कहाँ है? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, खैबर दर्रा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा भारत को इधर खींचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भारत में तो नहीं है, लिखा हुआ है क्या भारत? अरे चलो ठीक है, एक ऑप्शन तो हट गया आपके लिए। खैबर दर्रा बताओ किधर है? बताओ खैबर दर्रा किधर है? इसी हिंदकुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करते हुए आर्य आए थे ना जी, वैदिक सभ्यता में पढ़े होंगे आप। पाकिस्तान, बहुत बढ़िया। तो खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान, हिंदुकुश पर्वत है ना, एक तरफ हिंदुकुश पर्वत है, दूसरी तरफ सुलेमान पर्वत है, ठीक है। तो हिंदुकुश पर्वत इधर, सुलेमान पर्वत, ठीक है, पाकिस्तान में। बहुत बढ़िया, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी में स्थित है? निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी में स्थित है? चलो सतलज नदी को एंटर कराते हैं अब, ठीक है। तो सतलज नदी को एंटर करा, नया मैप बनाए, इसी में करते हैं, चलो या नया मैप बना लेता हूं, आप आंसर बताइए जब तक। आप जब तक आंसर बताएंगे तब तक तो हो ही जाएगा जी। इतना ही काफी है, इससे ज्यादा मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में हो जाएगा। सी, क्या बात है, सबका आंसर सही है। चलो फिर भी बता देता हूं, है ना, फिर भी आपको बता देता हूं। शिपकिला दर्रा को देखो, यहां पर जो है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। ये कौन सी झील है? मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है, एक सिंधु नदी ऐसे बहती है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है भाई? सिंधु नदी है, ठीक है। तो ये है आपका सिंधु नदी, ठीक है। एक नदी इधर बढ़ जाती है, ठीक है, आगे उस तरफ चले जाती है। ये ये जो है सांगपो नदी है। कौन सी नदी है? सांगपो, जो आगे आकर असम में, मतलब आगे जाकर, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ऐसे, क्या है, भूगोल जो है बिना मैप के आपको समझ में कैसे आएगा, इसको बना देता हूं, है ना जी। देखो वो सांगपो नदी जो है ना, इधर आकर आगे जाकर ना दिहांग महाखड्ड से मुड़ती है। कहां से? दिहांग महाखड्ड से मुड़ती है और अंदर आ जाती है। और ये नदी जो है भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में उसको सांगपो कहा जाता है। वही नदी मानसरोवर झील से निकलती है। और यहीं से एक नदी और निकलती है राकसताल नामक जगह से, जो ऐसे बहती है, ऐसे बिल्कुल, ये देखो हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है। इसको कहा जाता है सतलज नदी। इसको क्या कहा जाता है? सतलज नदी। और ये नदी जिस दर्रे से एंटर करती है ना, क्योंकि दर्रा क्या होता है, पास क्या होता है, वो जैसे बड़े बड़े पहाड़ी, आप जान रहे हो ना, यहाँ पर हिमालय का पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है? हिमालय। तो हिमालय पहाड़ी में बीच बीच के पहाड़ी में से, मतलब पहाड़ी के बीचों बीच, मतलब बीच में कहीं कहीं जो है आने जाने का रास्ता है, क्योंकि पहाड़ चढ़कर तो जाएंगे नहीं हर जगह, ठीक है। तो बीच बीच में जो रास्ता है ना, उसी को दर्रा कहा जाता है। दर्रा जो है आने जाने का रास्ता और नदियों के गुजरने का रास्ता होता है, ठीक है। तो आने जाने का रास्ता और नदियों के गुजरने का रास्ता होता है, और दो पहाड़ी के बीच का जगह होता है, समझ लो,
ठीक है, दो पहाड़ी के बीच का जगह होता है। तो इस हिसाब से इसको कहा जाता है शिपकिला दर्रा। इसको क्या कहा जाता है? शिपकिला दर्रा, जिसी दर्रे से सतलज नदी भारत में एंटर करती है। तो याद रखेंगे, हाँ याद रखेंगे। इस मानसरोवर झील से, ठीक है, मानसरोवर के राकस ताल, है ना, राकस ताल नामक जगह से सतलज नदी का उद्गम हुआ है। इसी मानसरोवर झील के बोखरचू नामक जगह से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। और इसी मानसरोवर झील के पास चेमायोंगडोंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? चेमायोंगडोंग ग्लेशियर है। वहां से सांगपो नदी, जो कि आगे जाकर फिर भारत में एंटर करती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, नदी के लिए पढ़ाया जी मैंने, सब पढ़ाया मैंने, हर चीज पढ़ा के कंप्लीट किया है आपके लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने सब नहीं पढ़ाया है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैंने क्लास लिया है भारत के भूगोल का, और बहुत ही अंदर तक जा जाके इस तरह से मैप बना बना के। ठीक है, क्योंकि अब कई लोग भारत के भूगोल के टीचर तो बन जाते हैं, लेकिन मैप ही बनाना नहीं आता है जी उनको। ठीक है, मैप थोड़ा सा उठपुटांग बनता है, तो बच्चों को उतना अच्छे समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो अब मैप तो वैसे आपसे तो अच्छा ही बनता होगा, या हो सकता है आप अच्छा बनाते होंगे। ठीक है, तो कोई इसमें शक नहीं है, कई लोगों का मैप बहुत अच्छा बनता है, लेकिन बोर्ड पर बनाना और कॉपी में बनाने में फर्क है। ठीक है, बोर्ड पे अगर मेरे बनाने से आपको भारत का नक्शा क्लियर हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है, मैं अच्छा ही नक्शा बनाता हूँ फिर उस हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से यह नक्शा अच्छा है। आप भी बनाते होंगे अच्छा नक्शा, बिल्कुल अच्छा नक्शा बनाओगे, भारत का भूगोल हमेशा क्लियर रहेगा। और नक्शा अगर आप अच्छे से नहीं बनाओगे, तो भारत का भूगोल क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है, वो ऊपर ऊपर जाती है जी, उसके लिए दर्रे की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये दिहांग महाखड्ड से मुड़ती है। यहाँ पर क्या है? तो दिहांग महाखड्ड है, याद रखेंगे। ठीक है, मुड़ के अंदर आ जाती है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, देखो मैं एनालिसिस करा रहा हूं जी, है ना। अब एनालिसिस वाले में आप बोलोगे कि सर जल्दी से करा दीजिए, फास्ट ट्रैक करा दीजिए, तो आप टेस्ट, मॉक टेस्ट जो लेता हूं ना, उसमें मिलिएगा, उसमें मैं फास्ट कराऊंगा आपको। लेकिन एनालिसिस कराऊं तो आराम से चलेगा। आंसर अगर सबके आंसर सही आएंगे ना, तो उसको एनालिसिस नहीं कराऊंगा, और अगर आंसर गलत लगे मेरे को, तो फिर एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? यहीं से पढ़ लेते हैं, फिर अगला मैप बनाने की जरूरत नहीं है, इसी मैप में पढ़ लेंगे हम। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा? और लास्ट में बताइएगा जी क्लास कैसा लगा, है ना। अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए, लास्ट में बताइएगा क्लास कैसा लगा। और इसकी अगर आगे की क्लास चलती है ना, तो आप जैसे यूट्यूब ऑन करोगे, ठीक है, तो यूट्यूब में आपको मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव कराया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, रुको, देखो ये देखो, भारत का भूगोल ऑब्जेक्टिव बाई, है ना, तो ये मेरे आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट, तो ये यहाँ से आपको भारत का भूगोल मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव सीरीज है पूरा। ठीक है, रुको खोलने दो, हाँ, खुलेगा तब। तो वहां से छत्तीसगढ़ का जितना भी ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसको देख लेना, वीडियो हाइड होने से पहले। तो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है छत्तीसगढ़ का, है ना, ये वाला जो आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप देख लेना। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो आंसर है राहत नाथुला। फिर कैसे गलत आंसर बताते हो जी? आंसर क्या है? नाथुला दर्रा। ठीक है, आंसर क्या है इसका? नाथुला दर्रा। देखो, भारत चीन व्यापार जिस रास्ते से होता है, उस रास्ते से मानसरोवर जाया जा सकता है। तो ऐसे जो है 3 रास्ते हैं टोटल, है ना। तो उसमें से नाथुला जो है, ये भी भारत चीन व्यापार वाला रास्ता है। यहाँ पे नाथुला दर्रा जो है यहाँ पर है सिक्किम में। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो ये नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, और यहाँ से भी यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाया जा सकता है। तो इधर से भी ऐसे करके, तो ये नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, ये इसका आंसर होगा। एक दर्रा यहाँ पर है उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, उससे भी जाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा फोन है? ये फोल्डिंग फोन है जी, ये फोल्डिंग फोन है, फोल्ड 5। ठीक है, तो ये जो है ऐसे मुड़ता है, ये देखो ऐसे मुड़ के जो है ना, ये फोन ऐसे हो जाता है बिल्कुल। इधर से भी चला सकते हो, ठीक है, और फिर इसको ऐसे करके ऐसे खोल के भी चला सकते हो। तो ऐसे काम के लिए जरूरत पड़ता है,
बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जो है इतना महंगा मतलब फोल्डिंग फोन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है टैब ले लोगे, मतलब आपको क्या होता है ना, स्टूडेंट लोगों के लिए पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है टैब, ठीक है। मोबाइल से भी अच्छा आपके लिए टैब है। टैब में क्या है, स्क्रीन थोड़ा बड़ा होता है और कम में भी आ जाता है, जैसे 15-17 हजार के करीब में आ जाता है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से। अब आप घर में जिद करके लैपटॉप खरीदवाएंगे 15-50 हजार 70 हजार का, और पढ़ेंगे कुछ नहीं, लैपटॉप में वीडियो गेम खेलते रहेंगे, तो अलग बात है। पैड सबसे अच्छा है एक स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी ये 1.5 लाख का फोन है, ठीक है। ये जो फोन है ना, ये 1.5 लाख का फोन है, ठीक है। तो ये मुड़ जाता है, बताए। तो हम लोग को क्या है ना, स्क्रीन बड़ा देखना होता है कई बार ना, तो ऐसा करके मतलब हम लोग को यूज आता है, और बहुत सारे जैसे एप्लीकेशन का जो इशू है, वर्क है, वो सब उसी से होता है, तो हम लोग को यूज आता है, लेकिन हर किसी के यूज का नहीं है, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपके यूज का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जो है आप पैड रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पढ़ना है, और पढ़ना कहीं दूसरे जगह जाकर तो है नहीं, घर में बैठ के पढ़ना है, तो पैड आपके लिए सबसे अच्छा है। तो टैबलेट होता है ना, टैबलेट, वो, ठीक है। वैसे एक टैबलेट मैं भी लेने वाला हूँ यहाँ के लिए भी, एक कोचिंग में रखने के लिए, दिखाऊंगा आपको जब लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो दाथुला दर्रा समझ में आएगा। सिक्किम में लिपुलेख दर्रा से भी जाते हैं, वो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। डंकन पैसेज, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, बता दो, मजा आ जाएगा आंसर। डक्कन पास किसके बीच में स्थित है, बताइए। आप आंसर बताइए जब तक मैं बेहतरीन मैप बनाता हूं इसके लिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। तो घर में जिद मत करवाने लगना भाई, फोल्ड ले दो, फोल्ड ले दो पढ़ने के लिए, आप लोगों के यूज का नहीं है, ठीक। कई लोग बदमाश होते हैं ना, कई लोग, फिर पेरेंट्स लोगों का फोन आने लग जाता है। कौन सा सब्जेक्ट का क्लास लेते हो सर जी? लगभग सभी सब्जेक्ट का ले लेते हैं जी, ठीक है, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तब तो अकेला ही था, तो उस समय हर सब्जेक्ट पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी सब्जेक्ट लगे कि हाँ इस सब्जेक्ट का पढ़ाना चाहिए करके, तो वो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो आंसर बता दो जल्दी से, फटाफट आंसर बताओ, क्योंकि डंकन पैसेज का क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको एकदम अंदर से पूछा है। आप ये मत सोचना कि इसको ऊपर ऊपर से पूछा है, ठीक है, इसको अंदर से पूछा गया है। तो डेक्कन पास जो है ये इतना आसान नहीं होगा। काहे नहीं देखे हो, यूट्यूब में डला हुआ है मैथ्स का क्लास, रीजनिंग का क्लास, ढूंढिए मिलेगा। बुक डिपो से ऑर्डर किए बुक को, आ जाएगा ना, 8-10 दिन वेट कीजिए। और कितना जूम करेंगे, बताओ स्क्रीन क्लियर दिख रहा है कि नहीं ऑनलाइन वालों? इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा देखने दो यार, बेचारे लोगों को मटेरियल नहीं मिलता है छत्तीसगढ़ में। थोड़ा कम से कम इंग्लिश मीडियम वालों भी खुश होंगे आज, पता है, हाँ थोड़ा इंग्लिश में भी करवाए हैं करके, है उन लोगों को भी देखने दो बेचारे लोगों को क्वेश्चन। क्लियर है? चलो आंसर, अब मैं आंसर आप लोगों का चेक कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी लग रहा है। पहली बार प्रश्न देखे जैसे लग रहा है। नहीं नहीं, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। भारत के भूगोल में आप शुरू के जो 10 क्लास अटेंड करते हो ना मेरा, उसमें ये सब चीज आपको पढ़ाया जाता है, ये हर चीज पढ़ाया जाता है शुरू के 10 क्लास में। कोई नया क्वेश्चन नहीं, डेक्कन पास भी नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, और एकदम शॉकिंग भाई, बिल्कुल, है ना। खैर इसमें से कई लोग तो पेड कोर्स वाले पढ़े हुए हैं। दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में है, कैसे बाकी लोगों को बताता हूं। देखो उस समय नहीं बताया था ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, बैरन द्वीप के बारे में, अभी देख लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से शुरू होता है, ठीक है।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ऐसे 4 आपको याद रखने हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। ये मध्य अंडमान, ठीक है, ये उत्तरी, ये दक्षिणी और ये लिटिल अंडमान। बड़ा ही आसान है, ऐसे करके आप लिख लेना, पता है यहां पर उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, है ना, ये होगा ना भाई, नॉर्दर्न, मिडिल और साउथ, और सबसे नीचे वाला होगा लिटिल अंडमान। लिटिल क्यों बोला जाता है? छोटा है, छोटा, ठीक है। क्या है भाई? छोटा है। लिटिल क्यों कहा जाता है? छोटा कहा जाता है, छोटा है इसलिए कहा जाता है, ठीक। और इसमें जो है आप देखो, इस चारों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है? इन चारों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है? तो इन चारों में से बड़ा जो है वो मध्य अंडमान दिख रहा है ना, हाँ, यही सबसे बड़ा है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, याद रखेंगे, चारों में सबसे बड़ा जो है वो मध्य अंडमान है, ठीक है। चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य अंडमान है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और मध्य अंडमान जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर, तो मध्य पूछा है, ठीक है, हाँ, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी अंडमान को याद रखेंगे कि दक्षिणी, देखो डेक्कन पास जो है इनके बीच में, वो एक लाइन में भी मैं आपको बता सकता हूं कि डेक्कन पास जो है वो दक्षिणी यहां पे है, डेक्कन पास, इससे इस पार, मतलब ये खाली जगह है जी जाने का, ठीक है। इसी को डंकन पास कहा जाता है, डक्कन पास कहा जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ कुछ और भी बता रहा हूं, देखो, जैसे कई लोग है ना सोच रहे होंगे कि इतने देर में कितना क्वेश्चन हुआ है, इतने देर में मात्र कहां पहुंचे 10 क्वेश्चन हुआ है। अब ये मत सोचो कि क्वेश्चन हुआ, इतने देर में कम से कम देख चुके हो, ठीक है। तो दक्षिणी अंडमान में आपको लिखना है पोर्ट ब्लेयर, क्या लिखना है? पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में ही पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा उत्तरी अंडमान में पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान में, ये अंडमान द्वीप समूह है, ये क्या है? ऊपर वाला अंडमान द्वीप समूह है, तो यहां पर है सैडल पीक। सैडल पीक जो है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, है ना, मतलब ज्यादा इसको एक्सपांड नहीं करूंगा, उतना ही जितना आप खा सको, खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके, ठीक है। तो उतना बताऊंगा जितना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में है ये पता होना चाहिए, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है ये पता होना चाहिए, इसमें से इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, ये किस में है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सा चैनल है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। ये 10 डिग्री चैनल मैंने बताया था ना, चैनल जो है बड़ा वाला नाला, क्योंकि स्ट्रेट को छोटा नाला का, छोटा नाली कहा जाता है, छोटा रास्ता, सकरा रास्ता, और चैनल चौड़ा रास्ता, पानी का रास्ता, है ना। नहीं जी, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हर चीज अब पॉसिबल नहीं है, ठीक। यहां पर अब निकोबार द्वीप समूह चालू हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे आपका 3 निकोबार द्वीप समूह, ये तीनों क्या थे? ये थे अंडमान, ठीक है। अब यहां पर जो आप पढ़ोगे ये कौन से द्वीप समूह होंगे? निकोबार, ठीक है। 10 डिग्री चैनल के नीचे निकोबार द्वीप समूह है, 10 डिग्री चैनल के ऊपर अंडमान, मतलब अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। क्या है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ये है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, याद रखेंगे तीनों। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले एग्जाम में कि बताइए 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, लेकिन अंडमान निकोबार में भी लिटिल और कार निकोबार के बीच में है, याद रखना है, लिटिल और कार निकोबार के बीच में है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल की यहां पर बात हो रही थी। तो अगर ज्यादा डीप नहीं पूछेगा क्वेश्चन तो आपको इजिली आंसर लेना है उत्तरी अंडमान निकोबार के बीच में। और अगर एकदम घुस के पूछेगा तो पूछेगा आपको कि अंडमान निकोबार में भी कौन सा,
ठीक है, तो आंसर क्या लेना है आपको? तो आंसर लेना है आपको लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ठीक है, अब यहीं पर आपको क्या याद रखना था? बैरन द्वीप। तो क्योंकि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिणी अंडमान से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो लाल लाल बना देते हैं। दक्षिणी अंडमान से 135 किलोमीटर की दूरी पर ये बैरन द्वीप है, जिसके अंदर का आग अभी भी जल रहा है भाई, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ठीक है, सक्रिय है भाई, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, पिछले बार फूटा था 1787 में। ठीक है, तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसके अंदर का आग अभी भी बचा हुआ है। यह दक्षिणी अंडमान से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप बताओ, आपके अंदर का आग बचा है कि आपका भी बुझ गया है? और यहां पर एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, नारकोंडम द्वीप जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, और ये सुसुप्त ज्वालामुखी मतलब इसके अंदर का आग बुझ गया है। नारकोंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, दो ही याद रखना है जी। आप सोच रहे होगा ना कितना सारा ज्वालामुखी याद रखना है? भारत में सिर्फ दो, एक निष्क्रिय है ना जिसके अंदर का आग बुझ चुका है, और एक सक्रिय ज्वालामुखी। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी और एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो दो याद रखने हैं आपको, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी और एक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, वैसे 8 बजे स्टार्ट होता है क्लास, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। ठीक है, अब कुछ कुछ काम भी रहता है जी, है ना। और बाकी मॉर्निंग में 7 बजे डेली आपका छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव का क्लास जो है मैंने सोचा है कि कराऊंगा, और अच्छे रिस्पांस नहीं मिले तो हिंदी कराऊंगा, और अच्छे रिस्पांस मिलेंगे तो छत्तीसगढ़ कंटिन्यू रहेगा। और इवनिंग में भी अब एक लूंगा, अभी तक डेली एक लिया करता था, अब सोच रहा हूँ कि डेली जो है 2 ऑब्जेक्टिव की क्लास आपके चलाएंगे जोरदार बिल्कुल। ठीक है, ऐसा किस खुशी में? ऐसा इस खुशी में क्योंकि बढ़िया कोचिंग जो है जोरदार ग्रोथ कर रहा है, तो खुशी होता है तो कुछ करने का मन करता है ना। बाकी कुछ बोल बोल के ये खुशी को खत्म मत कर देना भाई। कई लोग आलोचक लोग, समालोचक बोलना चाहिए, आलोचक बोलना गलत हो जाएगा, है ना जी। अरे सब करा देंगे, सब करा देंगे, काहे चिंता कर रहे हो, सब हो जाएगा। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका। क्या याद रखना है आपको इसमें? दक्षिणी और लिटिल अंडमान। तो यहां पर डंकन पैसेज पूछा था ना, डंकन पैसेज को पूछा था, जो कि दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, इतना काफी है आपके लिए। जब दोबारा आप मिलोगे कभी तो और इसमें से आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा चीज है इसमें। ठीक है, लेकिन इतना जो है आपको याद रखना है। क्यों नहीं आएगा जी? बिल्कुल आएगा। आपके परिचारक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आप तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप चिंता करने वाली आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया जीके के लिए आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर यूट्यूब पर रिस्पॉन्स नहीं भी मिला तो आपको जो है बढ़िया एप्लीकेशन में पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो बिल्कुल चिंता करने वाली जरूरत नहीं है आपको, पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है भाई, कराएंगे कंप्लीट। तो आपका जो मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस की बात कर रहे हैं आप तो सिलेबस ही बता दे रहा हूँ आपको मैं।
देखो जैसे आप भृत्य का एग्जाम दोगे ना, तो भृत्य के एग्जाम के पहले ही उसमें लिखा हुआ है आपका भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके अलावा आज से चालू किया हूं वैसे, ठीक है, आज से चालू किया हूं। और जो परिचारक का तैयारी कर रहे हो जी, ठीक है, जितने लोग परिचारक का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको ही बता दें, आपके भी सिलेबस में लिया हुआ है, ठीक है, आपके सिलेबस में भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल जो बोला है, तो भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल जो बोला है, उसमें भौतिक भूगोल यही है, भारत का भौतिक भूगोल आपका यही है, ठीक है। परिचारक वालों, प्रयोगशाला परिचारक क्लियर, और पियून में भारत का सामान्य ज्ञान वो यही है, ठीक। तो आप ऐसा मान के चलना 100% आपको क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। चल आगे बढ़े। कौन सा वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा स्थान है, तो चलो देखें, वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा स्थान कौन सा है, तो उसके लिए वृहद हिमालय बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने हिमालय है भाई, तो ऐसे 4 हिमालय है, ठीक है, और मुख्य रूप से 3 ही है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसे कितने हिमालय है, तो ऐसे 4 हिमालय, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ऐसे कुल कितने हिमालय हैं, तो ऐसे कुल 4 हिमालय है। सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद ये आपका शुरू हो जाता है इस तरह से, ये जो है वृहद हिमालय है, ये क्या है, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के नीचे अगर देखा जाए तो वृहद हिमालय के नीचे ये लघु हिमालय है, कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय, ठीक है। और उसके नीचे देखा जाए तो उसके नीचे ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला जो है वो ट्रांस हिमालय है, सबसे ऊपर वाला क्या है, ट्रांस हिमालय है। और ये ट्रांस हिमालय जो है ना, ये सबसे ऊपर वाला, ये 4 भागों में बटा हुआ है, जो ट्रांस हिमालय है वो 4 भागों में बटा हुआ है। तो इस तरह से हिमालय की अगर आप बात करो ना, तो हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा जाता है, ऊपर से नीचे, और आगे से पीछे में भी 4 भागों में बांटा जाता है, और प्रश्न दोनों तरीके से आता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हिमालय, खास करके जब ऊपर से नीचे बांटोगे तो भी 4 भाग, और आगे से मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बांटोगे तो भी 4 भागों में बांटा जाता है इसको, ठीक है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, समझ रहे हो, तो ऐसे 4 भागों में बांटा जाता है। यहां पर पूछा है कि बताइए वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो वृहद हिमालय में उपस्थित एक ठंडा रेगिस्तान जो है वो कहां होगा भाई, तो वो ठंडा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में है, कहां है, लद्दाख में है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, लद्दाख। क्यों, क्योंकि जो सतपुड़ा पर्वत है, जो अरावली पर्वत है और जो विंध्याचल पर्वत है, अगर इन तीनों की अगर हम बात करें, सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल पर्वत की, तो ये सब हिमालय का पार्ट नहीं है। कैसे नहीं है जी, चलो देखते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, देखो थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके आप देखो, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो यहां पर आपका अरावली पर्वतमाला आएगा, ये वाला पर्वतमाला अरावली, याद रखना अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से को बांटेंगे। ऊपरी हिस्सा वाला जो है वो विंध्याचल पर्वत है, और नीचे हिस्सा जो है वो सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। तो इस हिसाब से सतपुड़ा गलत, अरावली गलत, विंध्याचल गलत। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इस हिसाब से अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे भारत में बनने वाला सबसे प्राचीन पर्वत है, याद रखेंगे, प्राचीन पर्वत। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में बनने वाला सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वतमाला है, और हिमालय जो है ना जी वो नया पर्वत है, उसको पुराना नहीं समझना, हिमालय जो है वो नया पर्वत है। और इस प्रश्न का उत्तर लद्दाख है, क्योंकि वृहद हिमालय, जो ये पीला कलर का लाइन दिख रहा है, ये वृहद हिमालय है। तो पीला कलर सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, गुलाबी कलर का लाइन ये ट्रांस हिमालय, पीला कलर का लाइन वृहद हिमालय, उसके नीचे ये वाला जो है दिख रहा है संतरा संतरा लाइन, ये जो है लघु हिमालय, और उसके नीचे ये हरा हरा दिख रहा है ना, ये है शिवालिक हिमालय। जैसे 4 भागों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा भी है।
तो अरावली आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है, फिर विंध्याचल, फिर उसके नीचे सतपुड़ा और उसके नीचे फिर सह्याद्री। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके चीजें जो है दिमाग में सेट होना चालू होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया है? बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे। ये फास्ट ट्रैक वाले क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि इसको कोई एक्सप्लेन करना नहीं है, इसमें सीधा फास्ट ट्रैक वाले क्वेश्चन में। माउंट एवरेस्ट, फटाफट बताइए, फटाफट, बिल्कुल फटाफट एक बिल्कुल आंसर बताएंगे आप कि क्या बता रहे हो? सी। ठीक है, जितने लोग सी बता रहे हो बहुत बढ़िया। भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, नेपाल वालों की अलग मान्यता है, हमारे लोगों की अलग मान्यता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो रहा है? साल्टोरा पर्वतमाला, साल्टोरा पर्वतमाला कहां स्थित है? तो साल्टोरा, ठीक है, तो बियाफो, बाल्टोरो, ये सब याद आ रहा है ना। ट्रांस हिमालय जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है। इसमें ये जो काराकोरम श्रेणी है, इसी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है साल्टोरा पर्वत। इसके लिए आपको ट्रांस हिमालय को डीप में बिल्कुल पढ़ना होगा। ठीक है, अभी तो इतना काफी है। ठीक है, करा रहे ना आप, चिंता मत करो। सहकारिता मतलब व्यापम के जो भी एग्जाम होंगे, आपके शिक्षा विभाग में जो एग्जाम होंगे और पीएससी के जो भी एग्जाम होंगे, वो पूरा आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताइए तो जरा। अगला प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में, अभी बताया मैंने, किसी को इसका आंसर गलत नहीं बताना है ना। आप क्लास बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा? अरावली पर्वतमाला। चलिए अगला प्रश्न, नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां कहां स्थित है? नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां, एक्चुअल में इसको गारो, खासी, नागा, अच्छा, गारो, खासी, जयंतिया और नागालैंड में नागा की पहाड़ियां। तो नागा पहाड़ी नागालैंड से याद आ रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में ये सारे पर्वत। ठीक है, ये सारे पर्वत कहाँ है जी? तो ये सारे पर्वत पूर्वोत्तर भारत में है। यही बना लेंगे, पूर्वोत्तर भारत यहीं पर है। देखो, तो यहाँ पर है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, और ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, मेघालय है। तो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, और नागालैंड में नागा की पहाड़ी। तो ये सब पहाड़ी पूर्वांचल पर्वतमाला में आता है, इसलिए ये सब आंसर इसमें आएगा। काराकोरम नहीं, हिमालय नहीं, जास्कर नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? पूर्वांचल पर्वतमाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? इसमें से कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ठीक है, इसमें कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? देखो, अराकान योमा पर्वत नहीं है, क्योंकि अराकान योमा पर्वत म्यांमार बॉर्डर पे, ये म्यांमार बॉर्डर है ना, ये अराकान योमा पर्वत है, भारत में नहीं है। सुलेमान पर्वत भारत में नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अभी बता रहा था मैं आपको। सॉल्ट रेंज भारत में नहीं है। पीर पंजाल भारत में है, और वो है जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इसी पर्वत श्रेणी से तो होकर जम्मू से कहा जाया जाता है? श्रीनगर। इसलिए आंसर आएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैकल पर्वत श्रेणी किस राज्य में? बताओ भाई, छत्तीसगढ़ वालों, आपको तो पता ही होगा कि मैकल पर्वत श्रेणी किस राज्य में है। इंडिया जीके का क्वेश्चन है भाई, दूसरे स्टेट में भी पूछा जाता है इस प्रश्न को कि बताइए मैकल पर्वत श्रेणी किस राज्य में है। तो अदर स्टेट वाले जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी पूछा जाता है ये चीज कि मैकल पर्वत श्रेणी किस राज्य में है। छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, चलो। नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ है? हाँ, एक होता है अन्ना मलाई, दूसरा होता है नल्ला मलाई। ठीक है, तो बताओ भाई, नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? नल्ला मलाई की पहाड़ी, सी, आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। तो नल्ला मलाई की पहाड़ियां कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और कौन कौन सी पहाड़ी है बताओ तो जरा आंध्र प्रदेश में। नल्लामलाई तो बता दिया आप, ठीक है। आंध्र प्रदेश में टोटल 4 पहाड़ी है, टोटल 4। तो एक तो आप बता दिया नल्लामलाई, एक आपने बता दिया नल्लामलाई की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, ये सब पूर्वी घाट कहलाता है। और बताइए, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, एक कौन सा है, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी। चलो ज्यादा मत जानो, तो जान छूट जाएगा। 4 ही याद रखो, इसके नीचे भी 4 है, तमिलनाडु में है। जवादी, सेवराय, पंचमलई, सिरुमलई, ऐसे करके 4 पहाड़ी तमिलनाडु में है। इस तरह से आंध्र प्रदेश में आपको 4 याद रखना है, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी। और वैसी तमिलनाडु में भी 4 है, जवादी, सेवराय, पंचमलई, सिरुमलई, है ना, जवादी, सेवराय, पंचमलई, सिरुमलई, ऐसे करके 4 जो है तमिलनाडु में भी, 4 4 8, ठीक है, 4 4 8 टोटल, ठीक है। इसके अलावा शेषाचलम की पहाड़ियां हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। शेषाचलम सुने हो ना, शेषाचलम की पहाड़ियां, लाल चंदन, ठीक है, शेषाचलम। याद है, ठीक है, याद कैसे नहीं रहेगा जी, आसान है, बहुत टफ थोड़ी ना है ये सब चीज। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? चलो आपको बताया था ना मैंने, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, यहां पर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। बताइए आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, क्या लोगे आंसर, बताइए आंसर क्या लेंगे आप, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो देखो अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी से नीचे का हिस्सा जो है वो कोरोमंडल तट में आता है जी, है ना, कृष्णा नदी से नीचे का जो हिस्सा है वो कोरोमंडल तट में आता है, और उसके ऊपर का हिस्सा गोदावरी तक जो है वो उत्तरी सरकार या रॉयल तट, है ना, उस हिसाब से ही आपको आंसर लेना है। अब बताओ क्या लोगे आप, ठीक है, तो उस हिसाब से कोरोमंडल लेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का थोड़ा ही हिस्सा आएगा, इसलिए कोरोमंडल तट, ठीक है, आंसर क्या लेंगे, कोरोमंडल तट, है ना, उसमें नदियों के हिसाब से भी तट को पढ़ा जाता है, ठीक। अभी मैंने आपको स्टेट के हिसाब से बताया, नदियों के हिसाब से भी बताऊंगा, ठीक है, पर खतरनाक ना हो जाए आपके लिए, है ना, इसलिए पहले बेसिक बेसिक चीजें जो है ध्यान में रखनी है, उसके बाद फिर बिल्कुल भारत के भूगोल में ऐसा अंदर घुसेंगे मजा ही आ जाएगा। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला कहाँ गया भाई हमारा, हमने वो बनाया था ना, हाँ, ये बृहदिमाला की बहुत जरूरत है, पर्वतमाला बनाने के लिए इसी चीज की जरूरत है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला, पूरे विश्व का बताना है जी, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वतमाला, ठीक है। अरे थोड़ा मस्ती वस्ती करते रहते हैं जी, तो मस्ती वस्ती करते रहेंगे तो आपको थोड़े ना दिखाएंगे, हाँ ठीक है, ओके। तो देखो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट 8848, ठीक है, कितना मीटर, 8848.50, ठीक है। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत काराकोरम में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है, और ये है केटू, केटू गार्विन आस्टिन, केटू गार्विन आस्टिन, ठीक है। और तीसरा जो है वो सिक्किम में है, कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा
8598, ये है 8611, ऐसे याद रखना है आपको। 8848, 8611, 8598, ऐसे बहुत सारे पर्वतमाला है जिसके नाम ऐसे ही आपको बिल्कुल एक सांस में आपको मैं याद कराऊंगा, चिंता करने वाली बात नहीं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा K2 गार्विन ऑस्टिन, K2 गार्विन ऑस्टिन, ठीक है। तो यहाँ जो है जी आपके जो है फेवरेट टीचर पधार चुके हैं, ठीक है। दे रहा हूँ जी, दे रहा हूँ, काहे चिंता कर रहे हो। हाँ ये ऑन, ठीक। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, कैसे हो बाबू? का हाल बा? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? बढ़िया। बहुत टाइम से सर आपको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैं देखा। क्या सोचा हम भी आते। अच्छा, ठीक ठीक, सब ठीक बा, ठीक ठीक। अपने आस पड़ोस में बताया करो जी कोचिंग के बारे में लोगों को, यहाँ से पढ़िए करके, समझिए, अकेले अकेले नहीं पढ़ना है। हाँ सही बात है, तो एडवर्टाइज करने की जिम्मेदारी आप लोगों का है ना। चले, ठीक ठीक, चलो चलो पढ़ाई करो जी। क्यों भाई, साउथ के हीरो जैसे दिखते हैं आप बोल रहे हो? हाँ जी, साउथ हीरो दिखते हैं। कौन से हीरो दिखते हैं जी? साउथ में इतने सारे हीरो हैं, 2-3 हीरो का चेहरा मिला लेंगे तो मिल जाएगा। हाँ और क्या, ऐसे ही कुछ होगा। चल रहा पढ़ाई। नवरात्रि में तो गिफ्ट मिला है आप लोगों को। गिफ्ट मतलब वैकेंसी का गिफ्ट मिला है। अरे देखिए क्या है ना, आपका ऐसा है, बोले सर पेपर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम एक वे ऑफ पाथ तो मिल गया ना आप लोगों को। वे ऑफ पाथ मतलब लक्ष्य तो है ना सामने कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, इसका तैयारी करना है। अच्छा है जितना ज्यादा समय मिले, 1 महीना का समय मिलता है ना, बहुत समस्या होता है, समझा। परिचय के लिए बुक बना रहे हैं, कंटेंट वगैरह डल रहा है उसमें, ठीक है, जल्दी आपको मिल जाएगा। जैसे ही बुक बनेगा सबसे पहले लॉन्च करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक, आज तुम लोग का कमेंट नहीं, एक सेक क्या हो रहा सर, मैं कॉल करती हूँ अटेंड नहीं करते, मैसेज कर दिया करो, रिप्लाई कर देंगे। सभी को आयुष्मान हो। लक्ष्मण सर आप मेरे जीजू टाइप दिखते हैं। ठीक, लक्ष्मण जीजा खाएंगे पिज्जा। ऐसा शादी होगी तब जीजा बनेंगे ना जी, शादी नहीं हुई है तो कैसे जीजा बन जाएंगे? सर आगे नहीं पढ़ाएंगे ना, थोड़ा देर अभी इतना टाइम से पढ़ो, थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद पढ़ो ना। मैं क्लास खत्म, मैं भी क्लास लूंगा, टेंशन मत लो। सर आ गए पढ़ाएंगे आप, अब चलते हैं। अरे लक्ष्मण सर मेरे भी जीजा। अरे लक्ष्मण सर कितने जीजा लोग साथ के जैसे दिखते हो। एप्लीकेशन में के लिए क्या बोलो जी, एप्लीकेशन के लिए ज्वाइन करना है प्रयोगशाला, अच्छा कोर्स ज्वाइन करना है। हाँ अभी तो बढ़िया नवरात्रि ऑफर लगा हुआ है। देखो फीसेस जो है डिक्रीज किया गया है ना, पहले जो था ना कंबाइंड कोर्स का फीस 5000 था। एक मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, ये आपके लिए एक गिफ्ट जो है नवरात्रि का आपको दिया जा रहा है। क्या गिफ्ट है समझिएगा आप। पहले ना आपको जो कंबाइन था जिसमें परिचारक था, परिचारक प्लस भृत्य है ना, फिर आपका था प्लस चौकीदार, इन सब का मिला के फीस 5000 था। इसने घटा दिया, इसको कर दिया 4500, ठीक है। और इसमें भी लगा दिया 20% कूपन, को तीनों का कोर्स जो है आपको मिल जाएगा
3600 रुपए में। अभी समझिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर तीनों का फॉर्म अलग अलग भराएगा क्या? तो डेफिनेटली इसका और इसका फॉर्म तो अलग भराएगा, तो पेपर भी दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें साइंस सेक्शन है, इसमें आपका ओनली जीएस सेक्शन है। पहला चीज, अभी ये और ये इसका पेपर में भी एक साथ हो सकता है, रैंकिंग वाइज आपको नंबर मिल जाए, या इसको जो है इसका फॉर्म तो अलग अलग भराना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लेवल और वो सब तो एक ही है। लेकिन समस्या वाली बात क्या है आपका, इसके 220 पोस्ट, इसके 220, तो किसको पहली बार इतना देंगे, ये वाला भी बात हो जाएगा ना। तो मैं भी आई थिंक सो पेपर एक ही होगा इसका, लेकिन फॉर्म अलग अलग भरेगा, या फिर आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और परिचारक जो है आपका, ये आप 2 वैकेंसी का तो फॉर्म भर ही सकते हैं, आई थिंक सो तीनों का ही भर सकते हैं। तो कौन कौन फॉर्म भर लिया जी, इसका थोड़ा क्राइटेरिया बताओ, कि फॉर्म अभी तक मैं चेक किया नहीं हूँ। फॉर्म कौन कौन भर लिए बताइए जल्दी से। सर क्लास के लिए पूछ रहे हैं क्या सर पीएससी मेंस का कोर्स ऑनलाइन मिल जाएगा? चल रहा है। मेंस एक ऐसा है जो मेंस साल भर चलता है, ठीक है। रोज पढ़ाता हूँ, हाँ यूट्यूब में नहीं पढ़ाता, लेकिन रोज मेंस की क्लास चलती है, रोज मेरी ना, रोज फिक्स टाइम 11 से लेकर आपका 1:30-2 बजे तक लगभग रोज मेंस की क्लास होती है। चले, तो ये एक इन्फॉर्मेशन देना था। और साथ ही साथ कुछ बच्चों को डाउट था सर परिचारक का फीस आपके लिए कम कर दिया गया है। परिचारक का फीस जो है ओनली परिचारक लेंगे आपका, इसका जो है आपका 3000 फीस कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसमें आप डिस्काउंट कूपन लगाइए 20%, जय माता दी वाला, ठीक है। आपको लगेगा मात्र 2400 रुपए, ठीक है। उसके बाद देखिए भृत्य और चौकीदार, भृत्य लेना है ओनली, तो इसका फीस है 2000, 20% कूपन लगाइएगा, आपको लगेगा 1600 रुपए, ठीक है। ये नवरात्रि ऑफर आपके लिए, ठीक है। नहीं यूट्यूब में तो निःशुल्क है, अरे वो फीस नहीं जी, फॉर्म भरने में फीस थोड़ी लगता है, फॉर्म आई थिंक निःशुल्क होगा। क्या फॉर्म में फीस लग रहा है क्या? देखो व्यापम और पीएससी जो लेता है उसमें तो फीस नहीं लगता है ना। अभी उच्च शिक्षा विभाग के साइट पे डाल रहा है इसका फॉर्म, दोनों का अलग अलग फॉर्म भरा रहा है, ठीक। नहीं मेरे को वो तो अलग अलग फॉर्म भराएगा ही भराएगा। अभी एग्जाम वाली बात है ना, एग्जाम वाला बात ऐसा है कि फर्स्ट हाफ में परिचारक हो जाएगा, सेकंड हाफ में भृत्य हो जाएगा, ऐसा है। अभी ये देखा जा सकता है कि भृत्य और आपका जो ये चौकीदार और स्वीपर है, इसका पेपर अलग अलग होता है कि आपका एक साथ होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से सिलेबस कॉमन है तो एक ही साथ पेपर होगा, लेकिन फॉर्म अलग अलग रहेगा आपका, ठीक है। मतलब आप दोनों में से, जैसे आप दोनों में सेलेक्ट हो गए ना, तो एक ही में आपका सिलेक्शन होगा। अब रैंक डिसाइड करेंगे वो लोग, मेरिट लिस्ट हो सकता है अलग अलग बनाए दोनों में, आई थिंक सो। लेकिन जब फॉर्म अलग अलग भरा रहा है तो पेपर भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस बार समझ में नहीं आया आपका। भृत्य मतलब प्यून जी, प्यून, स्कूल का प्यून, कॉलेज के प्यून इसके, ठीक है। अच्छा छत्तीसगढ़ में फॉर्म भरोगे तो फॉर्म का फीस कहाँ लगेगा जी? नहीं लगता, यहाँ तो फ्री कर दिया ना काका ने। चले, क्या बोल रहे हो? अलग अलग सिलेबस नहीं, भृत्य चौकीदार और आपका ये क्या बोलते हैं स्वीपर, इसका सिलेबस एक है 100 नंबर का जीएस, और जो परिचारक है ना उसका सिलेबस अलग है, उसमें 60 नंबर का साइंस है और बाकी फिर 40 नंबर का जीएस है, उसमें सीजीजीएस का ज्यादा वेटेज है। फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस मांग रहा है, ठीक। चलो पढ़ाई कंटिन्यू करो, मैं जो है अब मैं अपने वीडियो में बात करेंगे इस पर, ठीक है। चलो सर को डिस्टर्ब कर दिए हम। हो गया भाई डाउट क्लियर? देखो इसमें ना जिन लोग फोन पे नहीं चलाते हो, क्या बहुत लोगों का समस्या यही है कि आप फोन पे नहीं चलाते हैं ना। तो आप जैसे फोन पे नहीं चलाते तो भी चिंता करने वाली बात नहीं है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा कि आप फोन पे नहीं चलाते हैं। आपका जो मैसेज है ना उसमें लिख दीजिएगा कि आप फोन पे नहीं चलाते हैं, तो आपको हमारे द्वारा जो फोन पे नंबर भेजा जाएगा उसमें आप पेमेंट करेंगे तो आपको कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे ना तो आपको हमारे तरफ से एप्लीकेशन का लिंक सेंड किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के लिंक में, ठीक है, इस एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन का लिंक जो आप डाउनलोड करेंगे, इस एप्लीकेशन में आपको हर कोर्स जो है, सारे कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। अगर कोई नहीं भी होगा तो बताइएगा, है ना। वैसे सारे कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक। अभी देखते हैं जी, माइनस मार्किंग शायद होगा, और होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो माइनस मार्किंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज है जो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग रहता है ना तो वो लोग कट जाते हैं जो लोग तुक्का उक्का मार के जो है गणित उड़ित लगा लेते हैं,
क्योंकि माइनस मार्किंग के एग्जाम में अगर आपकी तैयारी है तभी आपका पेपर निकलेगा। तो पढ़ने वाले लोगों के लिए माइनस मार्किंग अच्छी चीज होती है, ये जब आपका एग्जाम निकल जाएगा ना तब समझ में आएगा। अभी आपको लगता होगा कि माइनस मार्किंग नहीं होगा तो अच्छा होगा, तो आपके लिए अच्छा होगा तो पूरे 90% लोगों के लिए अच्छा होगा ना। वो तो सिर्फ मैथ्स पढ़ना है तो भी आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना हो आप बढ़िया व्हाट्सएप में, ये देखो नंबर लिखे दिख रहा है 9300999939, बढ़िया मैसेज कीजिए, आराम से आपको लिंक भेजेंगे। लिंक तो तुरंत भेजेंगे, आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। हाँ ठीक, तो आपको जो है मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा और वहां से आपको कोर्स भी मिल जाएगा। अगर घर के कामों में आपका समय निकल जाता है, ठीक है, तो रात को बैठ के पढ़िए बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर किसी बुक से ही सिलेक्शन हो जाता तो मार्केट में बहुत सारे पुस्तक हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो बढ़िया जो है आप लिंक यहाँ से डाउनलोड करके एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, इस नंबर पर मैसेज करेंगे। और जितने लोग फोन पे नहीं चलाते हैं चिंता करने वाली बात नहीं है, आप मैसेज कीजिएगा कि आप फोन पे नहीं चलाते, मतलब मैं फोन पे नहीं चलाती हूँ या चलाता हूँ तो मैं कोर्स कैसे ज्वाइन करूँ, तो आपको बिल्कुल सॉल्यूशन प्रोसेस बताएंगे, हमारे तरफ से फोन पे नंबर भेज के आपको ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। बाकी जिन लोग बुक से तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, तैयारी कीजिए। देखिए कोई भी चीज गलत नहीं होता है, ठीक है। जिन लोग हाउस वाइफ है, टाइम नहीं मिल पाता है, क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है, और इच्छा भी है एग्जाम निकालने की, तो देखो कुछ पाने के लिए जो है कुछ खोना तो पड़ेगा, ठीक। अब आप सोचेंगे कि मैं मतलब किसी बुक को पढ़कर सेलेक्ट हो जाऊं जाकर, तो सोच अच्छी है, लेकिन आपको पढ़ना भी उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और आपका नॉलेज का जो लेवल होगा और आपके जो कैचिंग पावर होगा बुक को पढ़ने के बाद, वो भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे आप कोई किसी बुक का तैयारी कर, किसी बुक से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस बुक में लिखा हुआ हर चीज आपको याद होना चाहिए। बुक का भी एक रूल होता है कि अगर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है उसका भी एक कारण है ना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। देखो जब हम कोई बुक मार्केट से खरीदते हैं तो वो बुक हम खरीद के लेके आते हैं, 2-4 दिन उसका कवर पन्ना अच्छा लगता है, देखते हैं, 2-4 पन्ने पढ़ते हैं, 10 पन्ने 20 पन्ने पढ़ते हैं, उसके बाद वो बुक धूल खा रहा होगा आपके घर में, है ना। अगर वाकई में आप वो उस बुक को पूरा पढ़ेंगे, जितने भी बुक आपने खरीदी है आज तक, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उतना अगर आप पढ़ लो ना तो उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि उस बुक को पढ़ने के लिए हिम्मत भी चाहिए, पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वही चीजें आपको ध्यान रखनी होती है कि कोई बुक अगर आप खरीदे हैं तो पैसा लगा है भाई, तो वसूल भी लो, पढ़ पढ़ के पूरा याद कर लो, ठीक है। पूरा याद कर लोगे बढ़िया हो जाएगा। तो इस चीज को समझो, आप क्या है बुक पे बुक खरीद के तो ले आते हो लेकिन उसको पढ़ते नहीं हो, सिलेक्शन यहीं पर अटका हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्लासेस जो है वो आपको गाइड करने के लिए है, कोई भी कोचिंग सेंटर हो, कोई भी एकेडमी हो, वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको पॉजिटिविटी, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे रखना है ये बताएगा हर कोई, लेकिन पढ़ना आपको खुद से ही है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखिए। अब क्या है, कौन सी टॉपिक पढ़नी है कौन सी टॉपिक नहीं पढ़नी है, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है उसके लिए आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्लास में आपको बताया जाएगा, ये चीज आप पढ़ लीजिए, ये चीज आप छोड़ दीजिए, तो ये सारी चीजें क्लास में बताया जाता है, ठीक। हाँ बुक सब खरीदते हैं बताए, क्योंकि कम में आ जाता है ना, लेकिन पढ़ते बहुत कम लोग हैं, 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन लोग पूरा पूरा पढ़ते हो, पढ़ते बहुत कम लोग हैं, बुक सब खरीदते हैं, ठीक है। आप टोटल कॉस्ट जोड़ के देखना ना, बुक का जितने भी बुक आपने खरीदे होंगे आप उसका टोटल कॉस्ट जोड़ के देखना, हमारे कोर्स से ज्यादा ही रेट दिख निकलेगा आपको, ठीक है। अब जोड़ के देखना, ठीक है। हाँ चलो
अच्छा, कुछ बच्चे बुक पूछ रहे थे ना, तो जैसे सर बुक चाहिए करके बोल रहे थे कुछ कुछ चीजों का, तो बुक के प्राइस में आप कोर्स मतलब थोड़ा अमाउंट मिला के कोर्स ज्वाइन कर लीजिए ना, तो वो आपको जो कोर्स में है ना पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और अब जो है पीडीएफ नोट्स जो है प्रिंटेबल दे रहे हाँ, हैं हर प्रिंटेबल भी कोर्स है। में, हाँ तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक, और हम जो पीडीएफ देंगे उसमें क्या रहेगा, सेलेक्टेड चीजें ही रहेंगी जो आपको प्रॉपर पढ़ना है उसको। तो मे बी आई थिंक सो आपको कोर्स ले लेना चाहिए, उससे आपको बुक का पैसा बचेगा। वैसे प्रिंट आउट करवाओगे अच्छी बात है, नहीं कराओगे तो भी आप अपने मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप वगैरह में डाल। और वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए लोग ज्वाइन करते हैं ताकि उनका जो है क्या हो सके, उनका समय बच सके। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आप क्यों ज्वाइन करते हो? आप इसीलिए तो ज्वाइन करते हो कि क्या आपका समय बच सके। और अब मेरे पास समय नहीं है तो मैं जा रहा हूं, है ना। वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा, और इसके आगे का कराऊंगा कल। ठीक है, इतना ज्ञान काफी है। ठीक है, तो इतना आप अपने जीवन में जरूर उतारिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई बुक आपने खरीदा है तो उसको पूरा जरूर पढ़िए।